हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस चैप्टर नंबर 12 ध्वनि के ऊपर। ध्वनि यानी साउंड, हम लोग पिछली क्लासेस से इसको कवर अप करते आ चुके हैं। अपनी पिछली कक्षाओं में हमने देखा ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप होता है और ध्वनि से रिलेटेड अनेक गुणों को हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा। ध्वनि के जो सबसे पहले हमने ध्वनि का संचरण देखा, किस तरीके से ध्वनि जो है वायु या फिर किसी अन्य माध्यम में एक जगह से दूसरी जगह गति करती है, तरंग के रूप में गति करती है। और जो माध्यम के कण होते हैं वो ध्वनि के संचरण में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। अपनी लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट्स ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में, जिसमें आवृत्ति, आयाम और तरंग वेग जैसे गुणों को हमने डिस्कस किया था। हमने तरंग वेग से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को भी किया था। आज की क्लास में, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया होगा, कि हम ध्वनि के परावर्तन को देखेंगे। ध्वनि का परावर्तन स्टूडेंट्स प्रकाश के परावर्तन के समान ही होता है। प्रकाश का परावर्तन आपने देखा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है? किसी पॉलिश्ड सरफेस से जब कोई इंसिडेंट लाइट रे टकराती है, यानी आपतित किरण, प्रकाश किरण टकराती है, तो वो परावर्तित, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। यदि हम एक अभिलंब खींचें, पृष्ठ के अभिलंब एक रेखा खींचें, तो हम देखेंगे कि जिस कोण से आपतित किरण पृष्ठ पर पड़ी है, उसी कोण से वो परावर्तित हो जाती है। इस चीज को हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के समान ही ध्वनि का परावर्तन भी होता है। तो आज हम देखेंगे ध्वनि का परावर्तन होता किस प्रकार से है, और इस परावर्तन पर आधारित अनेक जो गुण हैं उनको भी हम सीखेंगे। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, जब किसी पहाड़ी के नजदीक आप जाते हैं, पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं और नीचे कोई घाटी होती है और आप वहां से कुछ चिल्लाते हैं, अपना नाम पुकारते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, जोर से आवाज में, तो आप क्या देखते हैं? वही नाम या फिर वही जो आपने बोला ऊंची आवाज में, जो आप चिल्लाए, वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपको अलग अलग करके, रुक रुक करके सुनाई देता है। ये भी ध्वनि का एक गुण है, इसको हम आज समझेंगे। हम देखते हैं कि जब एक बड़े कमरे में, एक बड़े भवन में हम लोग जाते हैं तो हमारी आवाज गूंजती है। ये भी ध्वनि का एक गुण है। इसे क्या कहते हैं, इसे भी हम आज समझेंगे। एक बड़े कॉन्सर्ट हॉल में, जो आपका ऑडिटोरियम होगा स्कूल में, एक बड़ा भवन होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्ले वगैरह करते हैं, कोई मीटिंग्स होती है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है। तो कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल की बनावट कैसी होती है, उसकी छत कैसे बनाते हैं हम? वक्राकार बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? जब जब किस प्रकार से उसकी बनावट होती है, किस प्रकार से जो कॉन्फ्रेंस हॉल में आगे से कोई श्रोता अगर भाषण दे रहा है, तो उसकी आवाज को प्रत्येक श्रोता तक पहुंचने के लिए हमको कॉन्फ्रेंस हॉल की बनावट किस प्रकार से रखनी चाहिए। तो इन सारी बातों को हम आज सीखेंगे। पहले हम देखेंगे ध्वनि का परावर्तन किस प्रकार से होता है, और फिर हम ये जो गुण हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ध्वनि की जो आवृत्ति है, उस पर आधारित ध्वनि तरंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, उनको देखेंगे। तो फिलहाल हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास हम देखेंगे स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे ध्वनि का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, आप उसको, उसके आधार पर ध्वनि का परावर्तन समझने की कोशिश करें, ठीक है। सपोज ये क्या है, एक घड़ी है, एक वॉच है, ठीक है, जो हमारी वॉच होती है, छोटी सी टेबल वॉच टाइप की, अलार्म क्लॉक टाइप की, वो वॉच ही है, ठीक है। तो वॉच में से कैसी आवाज आती है? टिक टिक की आवाज आती है ना, एक एक सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, इस वॉच को एक टेबल पर रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम कोई अवरोधक लगाते हैं। अवरोधक इन द सेंस, आपने कोई लकड़ी का ब्लॉक लगा दिया, कार्डबोर्ड की शीट लगा दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा पाइप लें, ठीक है, उसको ऐसे इस डायरेक्शन में रखें, और फिर उसके बाद यहां से आप दूसरा पाइप लें
और उसको ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करें कि जो घड़ी की टिक टिक की ध्वनि है, यहां पर आप अपना कान रखेंगे इस तरफ, ठीक है, और इस पाइप को आप इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि यहां से जो घड़ी की टिक टिक की ध्वनि है वो आपको यहां से होते हुए साफ आपके कानों में पहुंचे। यहां से टिक टिक की ध्वनि इस पाइप से होकर के यहां पर जाएगी, इस सरफेस से टकराएगी, इस पृष्ठ से, और फिर टकरा कर वापस क्या होगी, आपके कानों तक पहुंचेगी। तो यदि मैं ध्वनि का अगर मैं इसको पृष्ठ लेता हूं, परावर्तक पृष्ठ, यहां से घड़ी की टिक टिक की ध्वनि जाएगी और ऐसे आपके कानों में पड़ेगी। जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके बीच में एक अभिलंब खींचिए। अभिलंब मतलब ये वाला पृष्ठ है, जो परावर्तक पृष्ठ है, इस पर लंबवत एक रेखा खींचिए इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो ये कोण है, कौन सा वाला कोण, ये जो कोण है आपतन का कोण और ये परावर्तन का कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही सेम टू सेम होता है प्रकाश के परावर्तन में भी। और हम कहते हैं कि ध्वनि का परावर्तन जो है वो प्रकाश की भांति, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, उन्हीं नियमों का क्या करता है, पालन करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस पॉइंट से, आप इस छोटे से क्रियाकलाप से आप समझ गए होंगे। हाँ, प्रकाश के परावर्तन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें एक जो सरफेस हमें चाहिए होता है वो पॉलिश, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होना चाहिए, उच्च कोटि का पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, किसमें, प्रकाश के परावर्तन में। लेकिन ध्वनि के परावर्तन में ऐसा कुछ नहीं है। ये अवरोधक का काम करता है, चाहे ये पॉलिश हो चाहे ये खुरदुरा हो, ये जो है ध्वनि का परावर्तन कर पाएगा, ठीक है। अवरोधक होना चाहिए, थोड़ा बड़ा इसका साइज होना चाहिए। बात समझ में आ गई, साइज कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ध्वनि को अवरोध कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। तो इसमें आप लिख पाएंगे कि क्या होता है जब ध्वनि, इसमें एक दो पॉइंट्स में यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूं इन शॉर्ट में, जो जो हमने अभी तक देखा, और बाकी ये क्रियाकलाप से आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप हम इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है, ठीक है। जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होंगे वही ध्वनि के परावर्तन के नियम यहां पर भी, उस पर भी लागू हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, आपतन का कोण जो है, परावर्तन जो कोण है, वो दोनों क्या है, बराबर होंगे। और ये सारी जो तीनों जो रेखाएं हैं या फिर तीनों दिशाएं कह लीजिए, ये एक ही तल में स्थित होती हैं। ये दो नियम हैं, इनको आप पढ़ेंगे जब प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हमने एक क्रियाकलाप से उसको समझ लिया है। आपको इसमें ध्यान देना है, एक बड़े प्रकार के अवरोधक की हमें आवश्यकता होती है, बड़े प्रकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा जो पृष्ठ है, जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ पॉलिश या पॉलिश हो सकता है या खुरदुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रकाश के नियम की भांति यहां पर ये दो चीजें जो होंगी, दो चीजें जो होंगी ये डिफरेंट होंगी, ओके। पॉलिश या खुरदुरा हो सकता है, ओके। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ध्वनि का परावर्तन। अब इसके आधार पर हमने कुछ फिनोमिनास देखे हैं, उनका हमने अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि।
सबसे पहला फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि। ये प्रतिध्वनि क्या होता है स्टूडेंट्स? जब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब हम किसी पहाड़ या चोटी पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यदि जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो हमको कुछ समय के बाद वही ध्वनि जो है फिर से थोड़ा थोड़ा देर में सुनाई देती है। ठीक है, अब हमको कब वो ध्वनि सुनाई देगी, कितना उसमें डिफरेंस होना चाहिए, तो जो हमने पहले जो आवाज जो हमको सुनाई देगी और जो बाद में आवाज सुनाई देगी उसके बीच में 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए प्रतिध्वनि के लिए। बात समझ में आई? 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। जो हम प्रतिध्वनि सुनेंगे उसमें इसके लिए हम दोनों ध्वनियों में क्या होना चाहिए, जो हमारी ध्वनि है और जो प्रतिध्वनि है उसके बीच 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। अगर इतना अंतराल होगा तभी आप उसको सुन पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब सपोज हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं छोटी सी, कि सपोज हम लोग किसी पहाड़ी पर चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो हमको कितनी दूर खड़ा रहना है, कितनी हमारी दूरी होनी चाहिए परावर्तक पृष्ठ से कि हमको जो है प्रतिध्वनि सुनाई दे। तो सपोज हम पहाड़ी, हम हमारा जो माध्यम होगा वो कौन सा होगा, वायु होगा। हमारे आसपास क्या होगी, वायु होगी। वायु में मैंने कल आपको बताया था जो चाल होती है ध्वनि की वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हमने कल डिस्कस किया था, एक छोटी सी टेबल मैंने आपको बताई थी और उसमें मैंने आपको ये कुछ डेटा लिखा है। तो निश्चित टेम्परेचर पर मैंने आपको बताया था कि ये 346 मीटर पर सेकेंड 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसे लिया था। ठीक है, हमने इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु की चाल जो ली थी। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स तापमान पर निर्भर होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस में मतलब मैं ये मान रहा हूं कि आप जिस जगह पर प्रतिध्वनि चेक कर रहे हैं वहां पर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और आपके आसपास का माध्यम वायु है, तो वायु की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होगी। अब समय हमें पता है, समय कितना होना चाहिए, डिले 0.1 सेकेंड का अंतर उसमें होना चाहिए और चाल हमारे पास पता है 346 मीटर पर सेकेंड है। तो कितनी दूर हमको खड़ा रहना होगा, डी निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय इसमें लगा लीजिए। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय से दूरी बराबर चाल गुणा समय। और जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे 346 इंटू 0.1 तो आपको पता लगेगा कि जो हमारी दूरी है वो 34.6 मीटर आ रही है। 34.6 मीटर। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमको 34.6 मीटर दूर नहीं रहना। सपोज ये परावर्तक पृष्ठ है और ये हम हैं। ठीक है, सपोज ये परावर्तक पृष्ठ है और ये हम है। हमने यहाँ से कुछ बोला, ध्वनि हमारी यहाँ गई और वापस हमको 0.1 सेकंड बाद ये ध्वनि सुनाई दी। तो ये दूरी तो डबल तय हो गई ना, एक बार तो यहाँ से यहाँ गई और एक बार एक यहाँ से यहाँ आई। तो जो हमारे पास दूरी आ रही है ये दुगुना, डबल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए दूरी आ रही है। तो एक रास्ता हमको सिर्फ यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी पता लगानी है कितनी है। बात समझ रहे हो? ये तो 34.6 क्या है, पूरी यात्रा में यहां से लेकर यहां तक जाएगी तरंग और वहां से फिर वापस यहां तक आएगी। तो ये डबल आ रहा है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है किस पॉइंट के लिए, हमको निकालना है कि सिर्फ यहां से और परावर्तक पृष्ठ की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका आधा कर देंगे, डी का आधा। हम डी का क्या कर लेंगे, हाफ। तो डी का हाफ कर लेंगे अपॉन 2 तो आएगा 17.3 मीटर। मतलब कि हमको इतनी दूरी पर जो है खड़ा रहना है परावर्तक पृष्ठ से प्रतिध्वनि सुनने के लिए। बात समझ में आ गए? तो D इज इक्वल टू 17.3 मीटर, मतलब कि हमें जो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो 17.3 मीटर होनी चाहिए। तो अगर ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आई है तो ओके, अच्छी बात है। अगर नहीं आई तो आप इस पॉइंट को ऐसे याद रख सकते हैं। हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने बोला स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए
जो न्यूनतम दूरी होगी ध्वनि स्रोत से अवरोधक की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.3 मीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो पहले प्रतिध्वनि का मैंने आपको फिनोमेना बता दिया। प्रतिध्वनि क्या होगा? हम जब किसी ऊंची पहाड़ी से या फिर किसी इमारत से चिल्लाते हैं तो हमें अपनी जो चिल्लाने की आवाज है वो कुछ समय बाद भी सुनाई देती रहती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? जो ये बाद में जो हमें आवाज सुनाई देती है इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ये आप इसमें लिखेंगे, ठीक है? इसको आप एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में कीजिए। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं, इनको आप उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? तो ये था प्रतिध्वनि, ठीक है? और इसके एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जैसे बादल जो गड़गड़ाते हैं, बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है वो भी आपने देखा होगा कि ये बादल हो गए हमारे और यहाँ नीचे पृथ्वी हो गई। तो बादल जब गड़गड़ाते हैं तो परावर्तक जो सतह होती है वो पृथ्वी होती है, ठीक है? तो पृथ्वी से ये जो बादलों को गड़गड़ाने की ध्वनि है वो पृथ्वी से टकराती है और हमें प्रतिध्वनि यहाँ पर भी सुनाई देती है। तो जब बादल गड़गड़ाते हैं तो हमें काफी देर तक क्या होता है? वो प्रतिध्वनि सुनाई देती रहती है, ठीक है ना? तो ये हो गया प्रतिध्वनि, एक ध्वनि के परावर्तन का एक गुण प्रतिध्वनि। इसके बाद हम नेक्स्ट गुण को पढ़ते हैं जो कि है अनुरणन। प्रतिध्वनि और अनुरणन में क्या डिफरेंस है? अनुरणन में क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज आप किसी बड़े कमरे में गए, खाली कमरा है पूरा और काफी बड़ा कमरा है, ठीक है? आप उसमें चिल्लाते हैं तो क्या होता है? आपकी आवाज इतनी ज्यादा गूंजती है, आपकी आवाज इतनी ज्यादा आपको इतनी बार सुनाई देती है कि काफी देर तक आपको वो आवाज सुनाई देती है, ठीक है? कब तक सुनाई देती है? जैसे सपोज ये बड़ा हॉल है, आप इसके अंदर खड़े हैं एक कोने पर और आप यहां से कुछ बोलते हैं तो ये क्या होगा? इन दीवारों के मध्य टकराएगी ध्वनि और टकरा करके काफी बार इसमें परावर्तन होगा और काफी बार वो ध्वनि आपको सुनाई देगी, ठीक है ना? क्योंकि खाली कमरा है और जो इसकी जो दीवारें हैं, हॉल की जो दीवारें हैं वो क्या काम करेगी? वो काम करेगी परावर्तक पृष्ठ का। तो ध्वनि तरंग जो होगी वो काफी बार आपको सुनाई देगी। और कब तक सुनाई देगी? जब तक कि ये धीरे धीरे क्या होगी? थोड़ा कम होती जाएगी और इसका एक बार ऐसा होगा कि ये ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। तो जब बड़े हॉल में आप ऐसे इस प्रकार के जो इफेक्ट है इसको देखते हैं तो इसको ही हम क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख लेते हैं कि कितनी बार मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना? बताया था मैंने आपको, इसमें बारंबार परावर्तन हो रहा है, बारंबार परावर्तन, जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है, जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है, कॉमा, अनुरणन कहलाता है। अनुरणन कहलाता है, ठीक है ना? अनुरणन ये प्रॉपर्टी हो गई। अनुरणन में आप देखेंगे कहां पर होता है? खाली हॉल, खाली हॉल में होता है या फिर खाली भवन में, खाली कमरा होगा वहां भी आपको ये सुनाई देगा, ठीक है ना? हम क्या करते हैं? जब
आप देखते हैं कि हमको सपोज हॉल में ये इफेक्ट चाहिए कि हॉल में हमारी आवाज गूंजे नहीं, ठीक है। ये बार बार परावर्तन के कारण जो होगा किसी को भी हमारी बात जो होगी क्लियरली सुनाई नहीं देगी जब हम काफी लंबा सेंटेंस बोलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए, इसको कम करने के उपाय, तो इसको कम करने के उपाय में हम क्या कर लेते हैं, फाइबर होते हैं जिनको हम कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड बोलते हैं, संपीड़ित फाइबर बोर्ड, संपीड़ित फाइबर बोर्ड का यूज कर लेते हैं, दीवारों पर लगा लेते हैं, इसे छत पर लगा लेते हैं, ठीक है। कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड का यूज करके एंड इसके अलावा हम क्या करेंगे, पर्दे लगा लेंगे, ठीक है। उसकी जो दीवारों की सतह है उसको खुरदुरा बना देंगे, ठीक है। सीट जो होंगी, सीटों के पदार्थ, सीटों पर हम क्या करते हैं, फोम लगाते हैं ना, फोम वगैरह जो भी पदार्थ हम लगाएंगे उसको भी हम चुनाव क्या करते हैं, केयरफुली करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से अनुरणन को कम कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए समय हमारे पास उतना उपलब्ध नहीं है, इस न्यूमेरिकल को हम करेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ध्वनि के जो ये गुण हमने देखे, इनको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहुल परावर्तन के अनुप्रयोग। अब एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो हम इसको कम करने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्या कर लेते हैं, इससे यूज कर लेते हैं। तो अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, ध्वनि के बहुल परावर्तन के अनुप्रयोग किस किस जगह, चिकित्सा हो गया चाहे और हमारे डेली लाइफ हो गए, वहां पर हम क्या करते हैं, ध्वनि के जो बहुल परावर्तन है इसका यूज करते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मानव जो हमारे कानों को जो आवाज सुनाई देती है ध्वनि, उसके लिए क्या रेंज होती है, कौन सी रेंज की आवाज हमें सुनाई देती है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा किस प्रकार से ध्वनि का जो बहुल परावर्तन है इसको हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं, इकोइंग का इफेक्ट हमने देखा आज। और आगे आने वाली क्लास में हम इसके अनुप्रयोग देखेंगे, मीन्स कि हम इसको किस किस जगह यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।